हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वी आर मीटिंग आफ्टर आई थिंक कि 2 वीक्स। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगी एंड शरीर में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बैठ के वीडियो बना पाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट स्टिल आई फील कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम से पहले, सो दैट अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी ऊपर नीचे हो तो वो लाइन पे आ जाए। और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सी सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड कि जो हमारा लक्ष्य बैच है, जो मैंने अभी 2 दिन पहले स्प्रिंट नोट्स रिलीज़ किए हैं, वो आप सबको बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंड मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि जितना भी जिस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ लास्ट मोमेंट पे, वो मैं कर दूँ। नाउ 2-3 घंटे पहले मैंने चैनल पे एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग सी सेट कि कितने लोगों ने सी सेट अभी देखा भी नहीं है। एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड टू नो कि 4000 लोगों ने वोट किया, उसमें से 61% लोगों ने नो पे किया क्लिक। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 2500-3000 बच्चों ने अभी तक सी सेट को देखा भी नहीं है। और ये तब की बात है जब मैंने पोल सिर्फ 2-3 घंटे पहले ही किया था। अभी और टाइम बीतेगा या फिर अभी आप चैनल पे जाके देखोगे तो ये नंबर डेफिनेटली बढ़ा होगा। नाउ देखो, सी सेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका जीएस बहुत अच्छे से तैयार है प्लीज़ पार्डन माय वॉइस, तबीयत ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर ना आए, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे। नाउ जो मैं बोल रहा था कि सीसेट एक ऐसी चीज़ है कि मान लो आपका जीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, आपने साल भर जीएस बहुत अच्छे से किया है, बट फिर भी आपके जीएस का पेपर चेक नहीं होगा अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो सीसेट को क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखो, सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, डैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन आता है और 100 क्वेश्चन जो है वो 200 मार्क्स का है। क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? 33% मार्क्स चाहिए। डैट मीन्स कि 200 मार्क्स का 33% कितना होता है? 66 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है 1/3। सो हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको +2 मिलेगा और -0.67 होगा। क्वालिफाइंग पेपर होने के बाद भी हर साल ऑलमोस्ट 30 से 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपके पास 5 दिन बाकी है और अगर अभी तक आपने सीसेट को नहीं देखा है तो एक बार आप सीसेट देख लेना। इस वीडियो में हम इंटरपर्सनल स्किल की बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखना। आई डोंट नो कि वीडियो की लेंथ कितनी होगी, हो सकता है 40-45 मिनट हो। और इन 40-45 मिनट में आपका जो इंटरपर्सनल स्किल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सीसेट का सिलेबस का वेटेज क्या होता है, कैसे पार्टीशन होता है। हिंदी के 18-20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 18-20, रीजनिंग के 18-20 आते हैं, क्वांट के 18-20 और इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल के 18-20। ये आपका +2 होता रहता है, कभी इसमें 2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएगा, कभी इसमें 2 क्वेश्चन कम आ जाएगा। मोटा मोटा जो वेटेज रहता है वो यही रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, इंटरपर्सनल स्किल का जो वेटेज है वो 18 से 20 क्वेश्चन है। डैट मीन्स कि आपको इंटरपर्सनल स्किल में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रिटी श्योर कि 40 में से कम आप 30-35 स्कोर कर लोगे। मैंने इस लेक्चर को और इस लेक्चर के पीडीएफ को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि मान लो अगर 20 क्वेश्चन आता है इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल से कम आप आराम से 15 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लोगे। सो आपको इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, 14-15 पेज का पीडीएफ है ये। इसको आप देख लेना है। एंड लास्ट में मैंने क्या किया है कि एक समरी नोट आपको दे दिया है, आप सब कुछ पढ़ लेना। लास्ट में सिर्फ ये 4 पेज है, 1, 2, 3 और ये 4 भी क्या, ये सिर्फ 3 पेज है। इन 3 पेज को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इससे रिवाइज़ कर लेंगे और बाकी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं समरी नोट्स को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया हूँ, तो यहाँ से उसको पढ़ लेंगे। बाकी आप लेक्चर पूरा देख लेना क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं तो ये 14-15 पेज पढ़ना, उसको समझना, उसको याद करना बहुत ज़ोर पड़ेगा। लेक्चर आप देख लोगे तो आपको नोट्स सिर्फ एक बार गो थ्रू करना होगा। ऑल्सो काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि जो स्प्रिंट नोट्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड जिनको भी स्प्रिंट नोट्स चाहिए फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, वो @पाठशाला सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना एंड इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप ये समझो कि इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो दी एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड बिल्ड रिलेशन। हम लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं, कितने पोलाइटली हम बात करते हैं, कितना एम्पैथी शो करते हैं, लोगों से कितना घुलते मिलते हैं, एक टीम के साथ हम कैसे काम करते हैं, ग्रुप के साथ हम कैसे काम करते हैं। ये सारे स्किल जो हैं वो है इंटरपर्सनल स्किल। एंड उस ग्रुप में हम कैसे बात करते हैं, लोगों से अपना आइडिया कैसे शेयर करते हैं,
लोगों से अपनी फीलिंग कैसे शेयर करते हैं, चाहे बता के या फिर बिना बताए। जब हम बता के शेयर करते हैं तो हम उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और जब हम बिना बताए करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल और भी तरीका हुआ कम्युनिकेट करने का, फॉर एग्जांपल रिटन कम्युनिकेशन, जब हम ईमेल लिखते हैं या फिर मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। आप रोते हो तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। आप हंसते हो तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। आप गुस्सा कर रहे हो तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का। तो डिफरेंट तरीका होता है अपनी फीलिंग शेयर करने का, दूसरों के फीलिंग को अंडरस्टैंड करने का, उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। और जिस तरीके से हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन देना थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज, बोल के या फिर बिना बोले। नॉन वर्बल में आपका बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, साइन और बिहेवियर। जो मैंने अभी बताया ना कि दो इंडिविजुअल कैसे अपना ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ स्किल्स क्या होते हैं। एलिमेंट और स्किल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एबिलिटी या फिर टैलेंट जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है अपने आप को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो कौन कौन से स्किल हैं, कौन कौन से टैलेंट हैं जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल बहुत क्लियरली अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है। पहला है रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रोवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलरली अपने पास्ट कम्युनिकेशन के बारे में सोचना, अपने पास्ट कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना और ये सोचना कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। इससे ये होगा कि आप फ्यूचर में और ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। फॉर एग्जांपल एक टीम मीटिंग हो रही है, आपने टीम में कोई लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद आप जाके सोचो कि मैंने सब कुछ सही बोला कि नहीं बोला, सब लोगों ने मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं उसको और कैसे सुधार सकता हूँ। तो पहले रिफ्लेक्ट करना, अपने बारे में सोचना, बाद में इम्प्रोवाइज़ करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। दूसरा है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को बहुत ही ओपनली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना विदाउट बीइंग टू अग्रेसिव। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो तो अपनी बात को बहुत ही क्लियरली रखो विदाउट रेजिंग योर वॉइस। आवाज़ बिना ऊंची किए, बिना चिल्लाए, बहुत आराम से अपनी बात को रखो, बट क्लियर टू द पॉइंट रखो। इसके बाद एम्पैथाइज। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। एम्पैथी मतलब वो होता है कि जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को सिर्फ समझो मत, आप उनके शूज़ में जाके समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी का जॉब चला गया, तो उसने आपको बताया कि भाई मेरा जॉब चला गया, तो आप उससे ये कहो कि यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा जॉब चला गया तो तुम कितने प्रॉब्लम में होगे। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि मैं समझ सकता हूँ, ये होगा आपका एम्पैथी। और मान लो वही आपसे बोले कि मेरा जॉब चला गया और आप बोलो कि बहुत बुरा हुआ यार, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप सिंपैथी दिखा रहे हो। यहाँ पे आप उसके शूज़ में रह के, उसके जगह पे रह के नहीं सोच रहे हो। सिंपैथी में इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, बट एम्पैथी में आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। आप सभी लोग पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपको अपने नेचर में, अपने बात करने के तरीके में खुद के अंदर एम्पैथी लानी होगी। नेक्स्ट वन, हेल्पिंग और फैसिलिटेटिंग। ये तो क्लियर है कि दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों को गाइड करना। जब भी आप उनसे बात करो तो ऐसा दिखाओ कि मैं आपके साथ हूँ। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करो बाय हेल्पिंग, बाय फैसिलिटेटिंग दी अदर पर्सन। तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना, थॉटफुल क्वेश्चन पूछना, जिससे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिफाई कर सको। जब तक आप सही सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। एक बात होती है ना कि अगर आप सुनोगे नहीं, सिर्फ बोलोगे, तो आप सिर्फ उतना जान पाओगे जितना आप जानते हो। इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक एक्टिव और एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा, जिससे आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुन सको, समझ सको और प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सको। नेक्स्ट वन, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि किसी से कनेक्ट करने के लिए, किसी से बात करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इमोशन समझना पड़ेगा। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपका क्या कम्युनिकेशन स्टाइल है। पहले आप उसको समझोगे तभी आप कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका बोला हुआ कोई चीज़ सामने वालों को कैसे इम्पैक्ट करता है, तब तक आप कैसे कोई रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाओगे। दैट इज़ वाई सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन, लिसनिंग स्किल। इन सारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव लिसनिंग।
जब तक आप सुनना नहीं सीखोगे तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। और इफ़ेक्टिव लिसनिंग स्किल कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? बाई पेइंग अटेंशन एंड पेशेंस। सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको सुनो आराम से, इंटरप्ट मत करो, उसकी पूरी बात सुनो, समय दे के सुनो। सेकेंड वन, शो डैट यू आर लिसनिंग। जब भी आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको देखते रहो। ये नहीं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप फ़ोन चलाओ, आप नाखून काटो, आप इधर उधर कहीं देख रहे हो। इससे ये पता चलता है कि आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हो। सो जब भी आप सामने वाले की बात सुनो तो यू हैव टू शो डैट यू आर लिसनिंग। नेक्स्ट वन, ओपन माइंडनेस एंड नॉन जजमेंटल। किसी की बात सुनने के लिए पहले आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। कोई भी प्रेजुडिस लेके चलोगे ना कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, अगर आप पहले से उसके बारे में कोई धारणा बना के रखोगे तो उसकी बात को ना आप सुनोगे अच्छे से और ना ही समझोगे अच्छे से। डैट इज़ वाई एक बेटर लिसनर वही होता है जो खुले दिमाग से चीज़ों को ले, जो बिना जजमेंटल होकर चीज़ों को ले। एम्पैथी की बात हमने कर ही ली है। नेक्स्ट वन, क्लैरिफिकेशन। मान लो कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ हाँ 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 मत करो, आप क्लैरिफाई करो उससे, आप पूछो इसका मतलब क्या हुआ, आप इससे क्या समझाना चाहते हो। जब तक आप क्लैरिफिकेशन नहीं लोगे तब तक जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है ना, उसमें कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ये टर्म बहुत यूज़ होता है कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप तभी होता है जब क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्टिव फीडबैक। रिफ्लेक्टिव फीडबैक को पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं और समराइजिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो आप रिफ्लेक्टिव फीडबैक कैसे दोगे? ये पूछ के कि अच्छा तुम ये बताना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ एंड आप मुझसे फीडबैक मांग रहे हो कि हाँ क्या मैं सही समझ रहा हूँ। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव फीडबैक। मेरे ही बात को आप पैराफ्रेज करके समराइज करके मुझसे पूछ रहे हो। पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग व्हाट द स्पीकर सेड टू कंफर्म दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल क्यूज़। नॉन वर्बल, बिना बोले आप कैसे बताओगे सामने वाले को कि आप उसकी बात समझ रहे हो? अपने बॉडी लैंग्वेज से। वो आपसे कुछ बोल रहा है तो आप मुंडी हिलाओ कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप उसकी आंखों में आंखें देख के बात करो। आप अपना एक पॉजिटिव बॉडी पॉस्चर रखो। ये नहीं कि कोई आपसे बोल रहा है तो आप हाथ बांध के खड़े हो, आप कहीं और देख रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो। इससे ये पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो बात करने में। सो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, एक इफ़ेक्टिव लिसनर बनने के लिए यू हैव टू हैव डिमॉन्स्ट्रेट पॉजिटिव नॉन वर्बल क्यूज़। नेक्स्ट वन, पॉजिटिव फीडबैक। जब भी आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करे, आपसे कोई बात करे तो आप पॉजिटिव फीडबैक दो। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कुछ बात कर रहा है तो आप बीच बीच में हामी भरते रहो, बीच बीच में ये दिखाते रहो कि आप उसकी बात समझ रहे हो। ओके आई सी, अच्छा तुम ये बोलना चाहते हो, ओके। ये जो होता है ये एक पॉजिटिव फीडबैक होता है। ये स्पीकर को, ये सामने वाले को एनकरेज करता है कि वो अपनी बात आपके सामने खुल के रखे। नेक्स्ट वन, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे बात बोल रहा है, आप उसकी बातों को याद रखो। ये नहीं कि आपसे वो कुछ शेयर किया है और एक पल बाद आप उसको भूल जाओ। सो रिटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट वन, डिफर जजमेंट। इसकी बात हमने ऊपर कर ही ली है कि आपको नॉन जजमेंटल होना है। कोई आपको अपनी कुछ बात बता रहा है तो आप पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं चलोगे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो यही बोलता है। तो अपने जजमेंट को आपको डिफ़र करना है। लास्टली, रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, कुछ बात कर रहा है तो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है। आप रैंडमली कुछ भी बात नहीं करोगे, एप्रोप्रिएट तरीके से जो उस टाइम की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से आप रिप्लाई दोगे। ना जो आपने पढ़ा है, जो मैंने आपको समझाया है, उसके बेसिस पे हम कुछ PYQs देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। किससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा? पहला है शाइनेस, दूसरा है इमोशनल मैच्योरिटी, तीसरा है असर्टिवनेस और चौथा है एम्पैथी। अभी हमने देखा कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, असर्टिवनेस इंपॉर्टेंट है, इमोशनल मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। शाइनेस, अगर आप किसी से शाई रहोगे, अपनी बात अच्छे से बोल नहीं पाओगे, बंद रहोगे, शर्मीलापन आपके अंदर रहेगा, तो कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, शाइनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपर्सनल स्किल इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग क्लोज फ्रेंडशिप विथ समवन। कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है? बोरोइंग थिंग, किसी से आप उधार मांग रहे हो, किसी से आप उधार मांगोगे ना तो उसी दिन आपसे उसका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तैयारी के टाइम पे बात करते थे कि मान लो कोई दोस्त बार बार आपको आके परेशान कर रहा है कि भाई चल चाय पी ले, भाई चल खाना खा ले, और आप उससे झिझक के मारा बोल नहीं पा रहे हो कि भाई मुझे पढ़ना है, नहीं तो बोल देगा सामने वाला ना कि बहुत पढ़ने वाला बना हुआ है। तो क्या करो कि आप अपने दोस्त से उधार मांग लो, अगले दिन से ही वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपसे पूछने के लिए कि भाई चाय पीने चल रहा है क्या। तो बोरोइंग थिंग से कभी भी रिलेशन बिल्डअप नहीं होता, इससे हमेशा दूरी बनती है। दूसरा है कि वॉलंटियरिंग हेल्प इन टाइम ऑफ नीड।
ज़रूरत के वक्त पे हेल्प करना, मदद का हाथ बढ़ाना, किसी की आप मदद कर रहे हो उसके ज़रूरत के टाइम पे, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा एक क्लोज बॉन्डिंग बनाने का। तो इसका सही आंसर है बी। बाकी देख लेते हैं, नीड फॉर पार और चौथा है बीइंग हैप्पी इन पार्टी। तो नीड फॉर पार जो है ये एक पर्सनल चीज़ है, इससे आप रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे, ये आपके लिए है, ये सामने वाले के लिए नहीं है। और चौथा क्या है, बीइंग हैप्पी इन अ पार्टी, ये भी पर्सनल है कि आप अपने स्पेस में खुश हो। मान लो आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, आप बस एक कोने में बैठे हो अपना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो, तो इससे आप रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करोगे। तो ये भी जो है वो पर्सनल चीज़ के लिए है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, बी, किसी की हेल्प करना। नेक्स्ट वन, 2 स्किल्स एसोसिएटेड विथ बीइंग अ गुड लिसनर। गुड लिसनर कौन होगा, यहाँ देखो पहला क्या बोल रहा है, टू पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड फीडबैक। इसका करेक्ट आंसर यही है, अभी हमने इसको ऊपर देखा था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन देखो, इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड क्या है, बायसेस, अभी हमने देखा ये नहीं हो सकता, कोई प्रेजुडिस नहीं हो सकता, किसी के बारे में आप कुछ पहले पूर्वाग्रह लेके बैठे रहोगे तो वो इफेक्टिव लिसनिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये गलत हो गया आपका। बी क्या बोल रहा है, डिटेल क्रिटिसिज्म, ये भी नहीं है। कभी भी आपको डिटेल क्रिटिसिज्म नहीं करना होता है, आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना होता है। किसी को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो उसको बुरा फील करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो यहाँ डिटेल जो है ना ये गलत है। नेक्स्ट वन देखो, फिल्टरिंग आउट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी बातों में कमियां निकाल रहे हो, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है कन्फर्मिंग वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, अभी हमने इसके ऊपर देखा ना कि सामने वाले की बात को समझना कि अच्छा क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। जब दो लोग बात करते हैं तो इनके बीच में मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन सा स्टेप आता है, वही होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक होता है सेंडर जो मैसेज दे रहा है, एक होता है रिसीवर जो मैसेज सुन रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर, कम्युनिकेटर होता है ये जो इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, बात करना। इसके बाद आता है आपका एनकोडिंग, जो मैसेज है वो एनकोड हो रहा है। एनकोडिंग मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू सिंबल, वर्ड, जेस्चर, मतलब आप जो सोच रहे हो, जो बोलने वाले हो, उसको आप कैसे बोलोगे, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बोल के या फिर कुछ हाथ से जेस्चर करके, कुछ सिंबल दिखा के, ये होता है एनकोडिंग। इसके बाद आता है चैनल। चैनल क्या है, चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोकन वर्ड एक चैनल हो गया, रिटन टेक्स्ट एक चैनल हो गया, ईमेल एक चैनल हो गया, सोशल मीडिया एक चैनल हो गया, बॉडी लैंग्वेज एक चैनल हो गया, ये हो गया आपका चैनल। इसके बाद क्या आता है, रिसीवर, जिसके पास मैसेज जाएगा, एंड देन डिकोडिंग, रिसीवर आपके मैसेज को डिकोड करेगा, आप जो बताना चाहते हो वो इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। एंड लास्टली फीडबैक आता है। फीडबैक मतलब ये होता है कि रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो ये बताएगा कि आपका मैसेज उसने समझा है कि नहीं समझा है। और एक पॉइंट होता है नॉइज़, इस पूरे स्टेज में नॉइज़ कहीं भी आ सकता है। नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ बेसिकली इंटरफेरेंस होता है, नॉइज़ बेसिकली बैरियर होता है कम्युनिकेशन के बीच में। नॉइज़ कई तरीके के हो सकते हैं। नॉइज़ को आप सिर्फ ये मत सोचो कि आवाज़ है, कोई साउंड है। मान लो कि दो लोग बात कर रहे हैं, पीछे लाउड स्पीकर चल रहा है, तो ये भी नॉइज़ है। मान लो कि आप हिंदी बोल रहे हो, सामने वाला तमिल बोल रहा है, तो जो ये लैंग्वेज बैरियर आ रहा है ना, ये भी एक नॉइज़ है। मान लो कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप उसके बारे में कुछ प्री कंसीव्ड नोशन लेके बैठे हो, कोई बायस लेके बैठे हो, तो ये भी नॉइज़ है। नॉइज़ हर वो एक चीज़ होती है जो कम्युनिकेशन में बैरियर लाती है। ठीक है, तो ये आपका नॉइज़ हो गया, बाकी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया। यहाँ मैंने पूरा समझा दिया है कौन क्या है, सेंडर, मैसेज एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज़। नेक्स्ट वन देखो, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। जो नॉइज़ होता है, जो कम्युनिकेशन बैरियर होता है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जो मेजर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। फॉर एग्जांपल मान लो दो लोग बात कर रहे हैं और पीछे से लाउड स्पीकर चल रहा है, तो वो दो लोग जाके कहीं शांत जगह बात करेंगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हुआ। हमने जो कम्युनिकेशन बैरियर था उसको रिड्यूस कर दिया। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, एक हिंदी में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक ट्रांसलेटर लाएंगे ताकि हिंदी वाले का वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करे और इंग्लिश वाले का वो हिंदी में ट्रांसलेट करे। ये ट्रांसलेटर क्या हुआ, शॉर्ट सर्किटिंग का काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग मतलब यही होता है जो कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करता है। क्लियर। नेक्स्ट चलो हम कुछ PYQs देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ मैसेज, मैसेज क्या होता है, जो आप मैसेज दे रहे हो, अपना जो बात पहुंचाना चाह रहे हो वही होता है मैसेज। एक कॉन्स्पिक्यूअस सिग्नल विच इज़ अबव नॉइज लेवल, बी बोल रहा है एम्बिगुअस सिग्नल, सी बोल रहा है कन्फाउंडिंग स्टिमुलस और डी बोल रहा है नन ऑफ दी अबव। मान लो हमको कुछ भी नहीं पता है, तब भी हम पहले वाले से इसको डिसाइफर कर लेंगे। एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो,
एक संकेत, एक सिग्नल जो कि नॉइज़ लेवल, नॉइज़ यहाँ पे क्या हुआ, नॉइज़ जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भी बैरियर हुआ उसको नॉइज़ कहते हैं, उस बैरियर से ऊपर हो, मतलब कि बैरियर आपके कम्युनिकेशन को रोक नहीं पा रहा है, तो वही होता है मैसेज। मैसेज आपका वर्बल भी हो सकता है, मैसेज आपका नॉन वर्बल भी हो सकता है, मैसेज आपका रिटन भी हो सकता है, मैसेज आपका विजुअली भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है मैसेज। मैसेज सिर्फ ये मत समझो कि जो हम बोल के करते हैं, मैसेज मतलब सिंपली ये होता है कि जिससे आप अपने थॉट को, अपने इमोशन को, अपने आइडिया को कन्वे करते हो, वो होता है मैसेज। और आप कब कन्वे कर पाओगे, जब वो बैरियर से ऊपर रहेगा। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, पीछे हल्ला हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो आप कैसे कन्वे कर पाओगे, नहीं कन्वे कर पाओगे ना, डैट मीन्स कि वो नॉइज़ लेवल से नीचे है। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक तमिल में बात कर रहा है, तो आप कैसे कन्वे कर पाओगे मैसेज, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि नॉइज़ लेवल है। यहाँ नॉइज़ लेवल क्या है, लैंग्वेज बैरियर। आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैं बहुत सिंपल वे में आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, सम कॉम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। जो हमने अभी ऊपर देखा, सबसे पहले क्या होगा, मैसेज होगा, उसके बाद क्या होगा, नॉइज़ होगा, और लास्ट स्टेज क्या होता है, फीडबैक। यहाँ पे देखो आप, पहला स्टेज क्या था, यहाँ पे देखो मैसेज था यहाँ पे, इसके बाद लास्ट स्टेज क्या था, फीडबैक, और नॉइज़ जो है वो इसके बीच कहीं भी आता रहेगा, तो नॉइज़ जो है वो सेकंड स्टेज होता है। सो यहाँ देखो वही है ना, पहले आपका मैसेज, फिर आपका नॉइज़, फिर आपका फीडबैक। फीडबैक हमेशा लास्ट होता है, जब सामने वाला आपकी बात सुन लेगा उसके बाद ही तो फीडबैक देगा ना, इसीलिए फीडबैक हमेशा लास्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट वन देखो, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज़, पहला स्टेप कौन सा होता है, पहला स्टेप होता है एनकोडिंग। यहाँ पे हमने देखा ना, पहला है एनकोडिंग। ओके, सो आई थिंक कि सब कुछ क्लियर है। इसके बाद देखो एक और पॉइंट, इन कम्युनिकेशन टू एनकोड मीन्स, एनकोड करना किसे कहते हैं। अभी हमने देखा एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, तो एनकोडिंग मतलब क्या होता है, ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू, कन्वर्ट सिग्नल इनटू न्यूट्रल इम्पल्सेस, ब्लॉक कम्युनिकेशन पाथवे, बिल्ड अप मोराल। तो इसका सही आंसर क्या है, कन्वर्ट सिग्नल इनटू न्यूट्रल इम्पल्सेस। जो सिग्नल है, यहाँ सिग्नल मतलब क्या, यहाँ सिग्नल मतलब थॉट, अपने थॉट को न्यूट्रल इम्पल्स में कन्वर्ट करना। न्यूट्रल इम्पल्स यहाँ पे क्या है, वर्ड, जेस्चर, कोई भी विजुअल फॉर्म, कुछ भी सिंबल, जिससे आप अपना मैसेज कन्वे करोगे, वो है यहाँ पे न्यूट्रल इम्पल्स। सो इसका सही आंसर क्या है, बी, कन्वर्ट सिग्नल इनटू न्यूट्रल इम्पल्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ भले ही लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट सिंपली आप समझो कि कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कहानी बता रहा हूँ, सो बहुत लोग कहते हैं ना कि कहानी बताने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट बताओ। कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, भूमिका बनाना। लोग कहते हैं ना कि बहुत भूमिका बना रहा है, कुछ बताने से पहले पूरी एक भूमिका बना देना। सो इसका आंसर क्या है, देखो ए बोला इफेक्टिव डायलॉग, बी बोल रहा है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर कन्वर्सेशन, सी बोला इंटरफेरेंस विथ मैसेज, डी बोल रहा है वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू मैसेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। एक माहौल बनाना बात करने से पहले, एक एनवायरनमेंट बनाना, फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो, वही होता है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि आपकी जो भाषा रहे, आपका जो मैसेज कन्वे का तरीका रहे, वो शॉर्ट और सिंपल रहे। इसीलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज़ किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये याद रखना, ये PYQ में पूछा जा चुका है। सो कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इसको अलग अलग हेड में डिवाइड किया गया है। अगर हम मीडियम की बात करें कि किस तरीके से आप अपने मैसेज को सामने रखते हो, सामने व्यक्त करते हो, तो 3 तरीका होता है अपनी बात रखने का, 3 मीडियम होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल है, नाम में ही है, वर्बल है, ये आप बोल के करते हो। ओरल कम्युनिकेशन, आप स्पीच दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो, फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो, ये सब कुछ ओरल कम्युनिकेशन है। और इसी का सेकंड पार्ट है वर्बल का ही, रिटन कम्युनिकेशन। आप लिख के अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है, बट आप ओरली नहीं बोल रहे हो, आप लिख के बता रहे हो। तो ये दोनों हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग काइनेसिक भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। काइनेसिक क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है, जब हम बॉडी लैंग्वेज से कुछ बताते हैं, जेस्चर से बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ गलती कर दो तो घर वाले आंख दिखा देते हैं ना, पापा आंख दिखा रहे हैं, तो मतलब नॉन वर्बल तरीके से बता रहे हैं कि ये काम मत करो। फेशियल एक्सप्रेशन आपका बहुत कुछ बता देता है। तो ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर एंड जेस्चर,
टोन ऑफ वॉइस, आप बहुत ऊंची आवाज़ में बात करो इसका मतलब आप गुस्सा हो, बहुत शालीनता से बात कर रहे हो तो मतलब आप शांत हो। तो आपकी आवाज़ का जो पिच है वो भी बताता है कि आप किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपका फेशियल एक्सप्रेशन बताता है, आपका पर्सनल स्पेस बताता है। तो ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वन, अभी हमने देखा बेस्ड ऑन मीडियम, इसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट, कितने लोग बात कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। पहला है इसमें इंट्रापर्सनल। अभी हमने ऊपर देखा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब ये होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग एक ग्रुप में बात हो रही है, तो इंटरपर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल मतलब कि आप खुद से बात कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो। इसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन, जब 3-4 से ज़्यादा लोग होते हैं, एक छोटा ग्रुप होता है तो होता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे मान लो टीम में बात कर रहे हो या फिर आप एक स्टडी ग्रुप में बात कर रहे हो, कहीं बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद होता है मास कम्युनिकेशन, जो आपका टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जहाँ पे लार्जर ऑडियंस को एड्रेस किया जाता है, वो होता है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पर्पस, किस पर्पस से आप बात कर रहे हो, इसमें 2 आता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल। नाम से ही जाहिर है कि फॉर्मल जो होता है बहुत ही स्ट्रक्चर वे में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस मीटिंग हो गया, आप कंपनी में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बहुत फॉर्मली बात करोगे। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसका एक प्रोटोकॉल होता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आपको यही फॉलो करना है। इनफॉर्मल क्या होता है, आप दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो, आप अपने घर पे कॉल पे बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल वे में बात करते हो। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं तो हमारा हायरार्की क्या है, ये डिसाइड करता है कि हम सामने वाले को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। तो जो डायरेक्शन वाला है ना, ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जब सबऑर्डिनेट कोई कर्मचारी है अपने बॉस से जब बात करता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एम्प्लॉई है और ये बॉस है। बॉस ऊपर रहेगा क्योंकि बॉस ओहदे में बड़ा है, बॉस स्टेटस में बड़ा है, तो जब भी एम्प्लॉई बॉस से बात करेगा तो उसको नज़र उठानी पड़ेगी। तो ये हो गया अपवर्ड। नाउ डाउनवर्ड, इसका उल्टा, कि जब बॉस एम्प्लॉय से बात करेगा तो वो नीचे देख के बात करेगा, तो डाउनवर्ड, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, अपने टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन, लेटरल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, मतलब दोनों एक ही ओहदे पे रहेंगे। ये है आपका लेटरल, मैं ऑफिस में अपने कलीग से बात कर रहा हूँ तो ये होगा लेटरल या फिर हॉरिजेंटल, साथ में बात कर रहे हैं। इसके बाद है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ये है, दूसरा डिपार्टमेंट ये है। डिपार्टमेंट ए का जो मैनेजर है वो डिपार्टमेंट बी के एम्प्लॉय से बात करेगा, मतलब डायगनली बात करेगा, तो ये है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। बिटवीन इंडिविजुअल एट डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेवल भी डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर डिस्कसिंग विद सबऑर्डिनेट इन अदर डिपार्टमेंट, ये मैनेजर इससे कुछ डिस्कस कर रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से, तो ये हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन देखो, बेस्ड ऑन मोड, पहला है सिंक्रोनस, उसके बाद है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब कि जैसे सिंक्रोनाइज मतलब रियल टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मुझे रियल टाइम पे रिप्लाई मिल जाएगा, मैं कुछ पूछूंगा उधर से मुझे रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा, तो यह है आपका सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है कि यहाँ पे रियल टाइम में रिप्लाई नहीं मिलता, मैंने उसको मेल डाल दिया है वो 1-2 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, मैंने उसको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया है वो 1-2 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, तो ये होता है एसिंक्रोनस। नाउ कुछ PYQ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल पूछ रहा है। आई कॉन्टैक्ट, येलिंग, मम्बलिंग, जागरण। इसका सही आंसर क्या है, आई कॉन्टैक्ट। बिना बोले जो भी मैसेज कन्वे करना वो होता है नॉन वर्बल आई कॉन्टैक्ट, आंख दिखा के बात करना, इसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन, डांस इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ, डांस क्या है, एक नॉन वर्बल है एक वर्बल है, दोनों है या फिर लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, तांडव एक टाइप का डांस है जो कि शिव जी परफॉर्म करते हैं। शिव जी ने रुद्र तांडव कब किया था, जब माता सती का देहांत हो गया था, तब शिव जी ने गुस्से में दुख में रुद्र तांडव किया था। तो यहाँ पे शिव जी क्या है, अपने गुस्से को डांस के थ्रू दिखा रहे हैं, ये कुछ बोल के नहीं डांस के थ्रू दिखा रहे हैं, तो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। राइट आंसर क्या है, डांस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, पहला बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन। बी बोल रहा है जेस्चर, पॉस्चर, इमोशनल एक्सप्रेशन। सी बोल रहा है मिनिमम वर्बलाइजेशन, साइलेंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन। और डी है बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड साइलेंस। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा करीब है। पहला बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज, ये बिल्कुल आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी आपका नॉन वर्बल है।
और तीसरा है टोन, ये भी आपका नॉन वर्बल है। अभी हमने ऊपर देखा, टोन को पैरालिंगुअल भी बोलते हैं, ठीक है। टोन जो होता है पैरालिंगुअल भी होता है, इसको याद रखना। तो ये तो है। इसका हम बी में देखते हैं, जेस्चर, ये भी आपका नॉन वर्बल है। पॉस्चर, ये भी नॉन वर्बल है। बट जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। जब आपको इमोशनली कोई चीज़ प्रेजेंट करना होता है, बताना होता है, तो उसके साथ आपको वर्ड को भी यूज़ करना पड़ता है। तो लार्जली इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन वर्बल ही है, बट कुछ इसकांश जो है वो वर्बल में भी आता है। इसीलिए अगर आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखोगे तो ये आपका नहीं होगा। सी देखो, यहाँ पे वर्बलाइजेशन है, ये वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्बल चीज़ों की बात कर रहा है, बोलने वाले की बात कर रहा है, शाब्दिक चीज़ों की बात कर रहा है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद डी बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज टोन। बॉडी लैंग्वेज टोन तो आपका ऑप्शन 1 से कॉमन है, बॉडी लैंग्वेज और ये टोन। देखना है हमको कि साइलेंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अब देखो ए एंड डी में से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ए हुआ, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस की बात भी कर रहा है। देखो साइलेंस भी कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ बता देती है। बट आई फील कि इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। हमने ऊपर देखा है कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप आँख दिखा रहे हो, मुँह बना रहे हो, तो आप ये जता सकते हो कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो। सो आई फील कि बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। ए बोल रहा है प्रोफेसर डिलीवर हिज लेक्चर इन क्लास, अपना लेक्चर उन्होंने क्लास में दिया। बी बोल रहा है कि प्रोफेसर गेव मैसेज टू स्टूडेंट थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू मैसेज दिया। सी बोल रहा है चाइल्ड वॉज क्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द मदर। डी बोल रहा है दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। हमने ऊपर देखा ना कि वर्बल जो है वो ओरल भी होता है, वर्बल जो है वो रिटन भी होता है। बट स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो मेन किसको मानेंगे, ओरल को मानेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ रिटन है। बी जो है वो रिटन है, डी जो है वो रिटन है, सी को कह सकते हो कि ये नॉन वर्बल है। बट ए जो है बोल के, प्रोफेसर ने बोल के पढ़ाया, लेक्चर दिया क्लास में, तो यहाँ पे डिलीवर किया, डेट इज़ ए जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर है बाकी सब में से। नाउ नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन थ्रू जेस्चर इज़ रिलेटेड टू। जेस्चर के थ्रू हम कोई चीज़ बताते हैं तो क्या है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताना तो वो नॉन वर्बल होता है। अभी हमने ऊपर देखा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, काइनेसिक, तो इसका आंसर ए है। इसके अलावा आप इन तीनों के बारे में भी जान जाओ। हमने पैरा लैंग्वेज देख लिया कि ये टोन से रिलेटेड है, पैरालिंगुअल। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, यूज़ ऑफ फिजिकल स्पेस, हमने अभी ऊपर देखा था ना, लेट मी शो यू। यहाँ देखो पर्सनल स्पेस, प्रॉक्सिमिक्स, इन पांचों को देख लेना, ये नॉन वर्बल है। अभी हमने सब कुछ ऊपर देखा है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे अभी हमने ऑप्शन में देखे थे। सो इसका सही आंसर क्या है, ये है। बाकी आपने प्रॉक्सिमिक देख लिया, ये फिजिकल स्पेस के लिए, और पैरा लैंग्वेज आपका टोन के लिए है। नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, कम्युनिकेशन नेटवर्क। नाउ क्या होता है कि जब हम बात करते हैं या फिर जब हम एक चैनल के थ्रू बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टीम में, तो कैसे हमारा मैसेज फ्लो होता है, कैसे पास होता है, उसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क। मान लो यहाँ पे 4 लोग बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, और इनके बीच मैसेज ट्रांसफ़र करना है, तो मैसेज मल्टीपल तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। हो सकता है ए डायरेक्टली 4 से बात कर ले, हो सकता है 1 2 से बात करे बट 2 1 से बात ना कर पाए, हो सकता है 2 4 से बात करे, हो सकता है 1 2 से बात करे, 2 3 से बात करे, 3 4 से बात करे, और 4 उसके बाद 1 से बात करे। तो जो ये नेटवर्क है ना, इसी को कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क। कितने टाइप के होते हैं यहाँ देख लो, चेन नेटवर्क, वाई नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क और ऑल चैनल नेटवर्क। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले चेन नेटवर्क, यहाँ आप देख रहे हो प्रॉपर चेन बन रहा है। तो जो चेन नेटवर्क होता है, यहाँ पे जो बातें होती हैं बहुत ही सिक्वेंशियल मैनर में होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बॉस कौन है, मान लो उसका बॉस डी है। डी ने ए को कोई मैसेज दिया, ए ने सी को दिया, सी ने बी को दिया। डायरेक्ट डी जो है वो बी को मैसेज नहीं दिया है, बी ने ए को दिया, ए ने सी को पास किया, सी ने बी को पास किया। तो ये होता है चेन, ठीक है, एक चेन बना रहा है। इसके बाद जो वाई नेटवर्क होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे सी जो है बॉस है, लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सी उनसे इन्फॉर्मेशन लेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी लोग होते हैं, वहाँ से मैसेज लेगा, उसके बाद वो नीचे पास करेगा। तो यहाँ ये वाई बना रहा है, इसलिए वाई नेटवर्क। व्हील नेटवर्क क्या होता है, देखो ये व्हील बना रहा है, इसलिए इसको व्हील नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बॉस होगा और वही सबसे बात करेगा। ये दो लोग बात नहीं कर पाएंगे, ये दो लोग बात नहीं कर पाएंगे। एक मेन हेड रहेगा, वही सबको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। जैसे ये बॉस है, ये इससे भी बात किया, ये इससे भी किया, ये इससे भी किया, ये इससे भी किया। बी जो है डी से नहीं कर सकता, बी जो है वो सी से नहीं कर सकता, डी जो है वो सी से नहीं कर सकता।
नेक्स्ट वन सर्कल नेटवर्क, नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे एक पूरा लूप बना रहेगा। जो चेन नेटवर्क है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बी को डी से भी कनेक्ट कर दें तो चेन जो है वो सर्कल नेटवर्क हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 से बात करेगा, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 फिर से 1 से, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इसके बाद ऑल चेन नेटवर्क, यहाँ पे कोई भी किसी से बात कर सकता है। ए जो है वो डी से बात करता है, डी जो है सी से, मतलब यहाँ पे कोई भी किसी से बात कर सकता है। यहाँ पे सारे नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है, तो ये है ऑल चैनल नेटवर्क। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाम में ही जाहिर है कि कौन सा नेटवर्क क्या करता है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लेना आप। इसके बाद जो हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ा है उसी को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो हमने अभी ऊपर देखा ना कि फॉर्मली यहाँ पे हायरार्की होता है, यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था। वर्टिकल में आपका अपवर्ड भी आएगा और डाउनवर्ड भी आएगा, ये वर्टिकल हो गया आपका। हॉरिजॉन्टल जो सेम लेवल पे बात करेंगे, 2 एम्प्लॉई, वो उनको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और डायगोनल मतलब कि डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये हमने देख लिया था। इसके बाद इनफॉर्मल नेटवर्क, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये कीवर्ड याद रखना, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो होता है स्पॉन्टेनियस होता है, रैंडम होता है, कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है। अभी हमने ऊपर देखा था ये फॉर्मल था। इनफॉर्मल में क्या आएगा, सिंगल चेन, ऊपर की तरह ही ये सिंगल चेन है आपका। गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क और क्लस्टर नेटवर्क। यहाँ पे देख लो, ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से और डी वाई से, ये आपका सिंगल हो गया। गॉसिप नेटवर्क क्या होगा, नाम से ही जाहिर है कि एक इंडिविजुअल जो रहेगा वो सबको इन्फॉर्मेशन देगा, गॉसिप करेगा सबके साथ। ए जो है सबसे बात करेगा, यहाँ देखो लिखा है 1 इंडिविजुअल शेयर इन्फॉर्मेशन विथ एवरीवन, तो ये गॉसिप है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, इसमें रैंडमली बात होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो सबको इन्फॉर्मेशन देगा। ए ने डी को दिया, एफ को दिया, बट बी को नहीं दिया, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, क्योंकि देखो ये इनफॉर्मल है। मान लो 5 दोस्त हैं, तो ज़रूरी है नहीं कि हर लोग एक दूसरे से सारी बातें शेयर करेगा। हो सकता है ये इससे शेयर करे बट इससे शेयर ना करे, तो यही है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। इसके बाद क्लस्टर नेटवर्क, इसमें क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी बट एक ही आदमी सबको नहीं देगा। एक ने कुछ को इन्फॉर्मेशन दी, फिर इसने बाकी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाई, ये फिर आगे और इन्फॉर्मेशन बढ़ाएगा, तो ये क्लस्टर बनाएगा। तो ये 4 टाइप के इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है इनफॉर्मल के, सिंगल, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर, याद रखना है इसको ना। कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या आते हैं, जब आप अपना मैसेज कन्वे करते हो तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। ये बहुत सिंपल है, मैं इसको रियल लाइफ से रिलेट करके बता दूंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं, पीछे से लाउड स्पीकर चल रहा है, तो वो फिजिकल बैरियर है, 2 लोग बात नहीं कर पाएंगे। 2 लोग बात कर रहे हैं, बीच में एक दीवार है, तो 2 लोग बात नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ फिजिकल बैरियर है। नॉइज़, डिस्टेंस, पुअर इंफ्रा, ये आपका फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट वन साइकोलॉजिकल बैरियर, ये आपके अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डरा हुआ, तो मैं अपने भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये क्या है, साइकोलॉजिकल। किसी के प्रति मेरे अंदर कुछ प्रेजुडिस है, कुछ बायसेस है, तो ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल रहूँगा, बहुत ज़्यादा शाय रहूँगा, तो ये सब कुछ क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट वन देखो, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक मतलब होता है ना रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू वर्ड। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ, तो सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मेरी वोकेबलरी बहुत पुअर है, मेरी लैंग्वेज बहुत पुअर है, तो सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी। यही है आपका सिमेंटिक बैरियर, जो कि लैंग्वेज या फिर वर्ड से रिलेटेड है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको अपनी बात अपने बॉस तक पहुंचानी है, बट इसके बीच बहुत चैनल है, पहले ये इसको बताएगा, फिर इसको, फिर इसको, तो यहाँ पे जो बैरियर है वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है। नेक्स्ट वन कल्चरल बैरियर, नाम से ही जाहिर है कि कल्चर में डिफरेंस हो, उससे जो बैरियर आता है वो है कल्चरल बैरियर। फॉर एग्जांपल, इंडियन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, तो हम दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर है। नेक्स्ट वन परसेप्चुअल बैरियर, किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेना, स्टीरियोटाइपिंग कर लेना, पहले से समझ लेना कि ये तो ऐसा ही है, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो ये परसेप्चुअल बैरियर होता है। नेक्स्ट वन टेक्नोलॉजिकल बैरियर, नाम से ही जाहिर है कि मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से अगर मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। मान लो आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया और आप सीए हो, आप मान लो यूपीपीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो,
आपको इलेक्ट्रीशियन के काम के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे जो बैरियर आ रहा है ना वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट वन, इमोशनल बैरियर। जो इमोशन की वजह से बैरियर आता है उसको कहते हैं इमोशनल बैरियर। मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो उस वक्त मैं अपने भावनाओं को, अपने मैसेज को बहुत अच्छे से, बहुत ही इफ़ेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाऊँगा, तो वो इमोशनल बैरियर है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसको किसी से कुछ वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशी में आप क्या वादा कर दो, क्या प्रॉमिस कर दो, आपको पता नहीं होता। और जब मन दुखी होता है तो किसी को ना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई सही बात बोले तब भी आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं। दैट इज़ वाई जब हमारे ऊपर इमोशन हावी होता है तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाम से ही जाहिर है कि फिजिकल फैक्टर की वजह से जो बैरियर आता है। फॉर एग्जांपल, मैं अच्छे से सुन नहीं सकता तो बैरियर है, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता तो बैरियर है। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर, ये है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। नाउ डिसीजन मेकिंग में कुछ हम देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम है हर्बर्ट साइमन। इन्होंने डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ प्रोसेस बताया है कि हम एक रैशनल डिसीजन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करना कि किस बारे में डिसीजन लेना है, उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का आइडेंटिफिकेशन करना। फॉर एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है, फिर सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करना। कोई डिसीजन लेने से पहले हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, वेइंग, हर सॉल्यूशन को वे करना कि कौन सा कितना फ्रूटफुल है, किसका क्या प्रोज है, किसका क्या कॉन्स है। उसके बाद ऑप्शन डेवलप करना। मान लो इसका प्रोज कौन सा है तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वन, हर ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, बाद में डिसीजन लेना। ये है आपका रैशनल डिसीजन। ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं जब हम क्या करते हैं, एथिक्स का केस स्टडी सॉल्व करते हैं। GS4 का जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे ना तो यही सीक्वेंस फॉलो करोगे। पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, फिर देखोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। अब इस सॉल्यूशन का प्रोज और कॉन्स देखोगे। इसके बाद आप देखोगे किसका प्रोज ज़्यादा है, किसका कॉन्स ज़्यादा है, एंड फाइनली आप डिसाइड करोगे कि आपको स्टेप क्या लेना है। वही चीज़ है ये डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वन, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी हो कि हम अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, मैनेज कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें फॉर डिसीजन मेकिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। ये सारे कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस ऑफ वंस ओन एंड अदर फीलिंग, अपने फीलिंग के बारे में जानना, सामने वाले की भी फीलिंग के बारे में जानना। यूज़ ऑफ दीज फीलिंग इन द फील्ड ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस फीलिंग को यूज़ करना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। दैट इज़ वाई बीइंग अ प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हो तो आपको EQ के साथ साथ, इमोशनल क्वोशंट के साथ साथ EI भी डेवलप करना पड़ेगा। आपको इमोशंस को भी समझना पड़ेगा, तभी आप वल्नरेबल सेक्शंस की हेल्प कर पाओगे, समाज में, जनता में चेंज ला पाओगे। सो दिस इज़ ऑल। एंड मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल करा दिया है। एंड आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ आपको और देखने की ज़रूरत है। इसी लेक्चर को आप 1-2 बार और देख लोगे, आराम से आपका 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और 1-2 बार इस लेक्चर को और देख लेना, आपका CSET जो है पूरा सॉर्टेड हो जाएगा। चलो, ऑल दी बेस्ट।